हाँ, तो देखिए एक बार फिर से दोस्तों आपका नए सेशन में एक बार नए सिरे से फिर से शुरुआत है। तो आज हम देखो औसत चैप्टर के हम समापन की ओर हैं और उसके जो बचे हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उनकी हम बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं औसत से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपकी डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि 15 चलचित्र थिएटरों में औसतन प्रतिदिन प्रत्येक थिएटर में 600 दर्शक आते हैं। देखिए बोला क्या है कि कोई थिएटर है, कितने थिएटर हैं? 1500 थिएटर है, मतलब 15 थिएटर हैं, सॉरी 15 थिएटर हैं। इनमें से प्रतिदिन फिल्म देखने के लिए 600 दर्शक आपके आते हैं, ठीक है। फिर अगले ने बोला कि इन 1500 जो ये 15 आपके थिएटर है चलचित्रों वाले, इनमें से क्या होते हैं, कुछ दिनों बाद में 6 थिएटर आपके बंद हो जाते हैं। फिर भी क्या होते हैं, जो दर्शक होते हैं ना, उनकी संख्या बनी रहती है, मतलब वही रहते हैं जो पहले आते थे। तो अब बताओ हो, जो शेष थिएटर बच के आपके, शेष जो आपके 9 थिएटर बच जाएंगे कि उनमें उनका जो मतलब दर्शक आते हैं, उनका आपको जो उपस्थिति का औसत बताना है। कोई जो दर्शक आए हैं उन दर्शकों की उपस्थिति का आपको औसत बताना है। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो आपको देखो संख्या दे रखी है, उसको आपको मल्टीपल कर देना है उसके औसत से। मल्टीपल किया तो मेरा कितना हो गया, ये मेरा हो गया 9000, ठीक है। अब देखिए आपके 6 थिएटर मेरे क्या हो गए, बंद हो गए। मतलब जो मेरे 6 थिएटर थे उनमें से क्या हो गए, मेरे बंद। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ये 9000 हो गए। अब 6 थिएटर मेरे क्या हो जाते हैं यहाँ से बंद। तो देखिए 6 थिएटर आपके अगर बंद होते हैं तो नीचे कितने बचे, 9 थिएटर बचे। फिर अगले प्रश्न में बोला है अगले ने कि भाई आज भी उतने ही दर्शक आते हैं, तो कितने आ रहे हैं, 9000 ही आ रहे हैं। भाई योग बताना आपको। अब इनका औसत निकालना है। औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। तो राशियों का योग आपके पास में 9000 आ गया और राशियों की संख्या आपके पास में 9 है ही। तो इसका आप सीधा इसमें आप इसमें दे दोगे भाग। तो कितना आएगा मेरा, 1000। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 12 एक कोई सेना है, देखिए कोई सेना है जिसमें आपके 12,000 जवान हैं और उसमें कुछ यूरोपीय जवान हैं और कुछ भारतीय हैं। यूरोपीय जवानों की हाइट आपको दे रखी है कि 5 फुट 10 इंच है, और जबकि आपको जो भारतीय जवान हैं उनकी लंबाई दे रखी है 5 फुट 9 इंच, 9 सही 3/4 आपको दे रखी है। और संपूर्ण सेना की जो औसत लंबाई है वो आपको दे रखी है कितनी, वो दे रखी है आपको, मतलब सॉरी, मतलब भारतीय के जवानों की दे रखी है 5 फुट 9 इंच और संपूर्ण सेना की दे रखी है आपको 5 फुट 9 सही 3/4 आपको दे रखी है। तो मतलब सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या क्या होगी आपको ये बताना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको औसत निकालना हो तो क्या करना होता है कि इकाइयां समान होना चाहिए। अगर इकाइयां समान नहीं है तो औसत आप नहीं निकाल सकते, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। तो मैं इकाइयों को समान कर लूंगा। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो एक फिट होता है, एक मेरा फिट होता है, इसमें कितने इंच होते हैं, एक फिट में 12 इंच होते हैं, ठीक है। एक फिट में मेरे होते हैं 12 इंच, ठीक है। तो मैं पहले यूरोपीय जवानों की औसत लंबाई में निकाल लूंगा। तो यूरोपीय जो यूरोप की है, जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे मैं कर दूंगा। देखो 5 फुट में, अगर 1 फुट में 12 इंच होते हैं तो 5 फुट में कितने इंच हो जाएंगे, 12 से मल्टीपल कर दूंगा और ये मैं 10 इसमें ऐड कर दूंगा। तो कितना हो गया मेरा, 12 पंजे 60 और ये कितना हो गया, 70 इंच हो गया, ठीक है। ये मेरा इंच है, ठीक है। अब बोला कि जो भारतीय सैनिक है उनकी लंबाई, जो आपके भारतीय सैनिक हैं उनकी भी मैं निकाल लेता हूँ। कितनी हो गई मेरी, देखो 5 फुट है, इंच में कन्वर्ट करने के लिए इसको 12 से मल्टीपल और 9 ऐसा वैसा, कितना हो गया, 69 इंच हो गया, ठीक है। फिर संपूर्ण सेना की मतलब कुल की आपको दे रखी है, तो मैं कुल का भी निकाल लूंगा। कुल का निकालूंगा तो कितना हो जाएगा,
वही 5 को 12 से मल्टीपल और ये प्लस 9 सही 3/4। ठीक है, अब आगे देखिए 12 पंजे 60, तो ये कितना होगा 60 और 9 ऐसे ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 69 सही 3/4 इंच हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि जब भी आपको दो का दे दे और दोनों का योग दे दे तो आप उस इस प्रकार के उसमें सीधा एलिगेशन लगा दीजिए, आंसर आपका हाजिर हो जाएगा। तो मैं सीधा यहाँ पे मेरा एलिगेशन वाला मेथड मैं यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो एलिगेशन वाला मैं मेथड यहाँ पे लगा देता हूँ। तो देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ और एलिगेशन वाला मेथड में लगा देता हूँ। देखो इधर आपके यूरोप वाले सैनिक हैं और इधर आपके इंडिया के सैनिक हैं। ठीक है, यूरोप के कितने हैं, यूरोप के हैं 70 और इंडिया के कितने हैं 69। सैनिक नहीं है, ये उनकी हाइट है। यूरोप की सैनिक हाइट कितनी है 70 इंच है, इनकी 69 इंच है। और इनकी देख लीजिए टोटल कितनी हो गई पूरी सेना की 69 सही 3/, आपका हो गया ये 4। इसमें आप अंतर कर लीजिए, अंतर करोगे देखो इधर से आप 69 से 69 कट गया तो कितना बच गया 3/4, मतलब आपको माइनस कर देना है। इधर बच गया मेरा 3/4 और यह रेशियो बन जाएगा मेरा। और इधर मेरा कितना बचेगा देखो, जब मैं 70 में से 69 निकालता 69 से 3/4 निकालता हूँ तो देखिए आपको क्या करना, देखो 70 में 69 गया तो एक बचेगा। अब इस एक में मैं इधर सोल्व समझ देता हूँ आपको, इस एक में से मैं सीधा 3/4 माइनस करूंगा। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी संख्या में एक घटाया जाता है तो आप उसमें सीधा उसका अंतर देख लीजिए। देखो अंतर एक का आ रहा है, इस एक को ऊपर रख दीजिए और नीचे वाली संख्या को ऐसे कैसे रख दीजिए। ठीक है, अब देखो ये 4 से 4 में काट दूंगा तो कितना अनुपात पर मेरे पास 4:1 बन गया। ठीक है, सॉरी 3:4 से 4 कट गया ना, तो 3:1 मेरे पास बच गया। कितना बच गया 3:1 बच गया। तो कुल अनुपातों का योग कितना हो गया मेरे पास 4 हो गया। अब देखो कुल सैनिक कितने दे रहे, देखो आपको 12,000, तो 4 के बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 12,000। ठीक है, अब देखो 12,000 मतलब 12,000 में जब आप 4 का भाग दोगे या फिर आप इसका मल्टीपल कर लोगे, मतलब 4 का भाग 12,000 में कितनी बार जाता है, आप बोलोगे कि 3,000 बार जाता है। कितनी बार जाता है 3,000 बार आपका जाता है। तो ये भी आपका 3,000 से क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा। मतलब आपको पूछा किसको, भारतीय सैनिक, तो भारतीय सैनिक का अनुपात कितना है 1 है, तो ये भी आपका 3,000 से मल्टीपल हो जाएगा। 1 को 3,000 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होता है मेरा 3,000 ही होगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो 10 छात्रों की बचत की औसत राशि 600 रुपया है। 3 छात्र ऐसे हैं जिनकी कोई बचत नहीं है और अन्य छात्र में से प्रत्येक की कम से कम 250 रुपये की बचत है और निहार की 1300 रुपये की बचत है। तो बताइए बचत की सबसे बड़ी राशि क्या होगी। तो ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए तो क्या करना है कि जैसे मुझे बोला गया है कि 10 छात्र हैं। ठीक है, इन 10 छात्रों की जो बचत है कितनी है 600 रुपया है। तो इनकी सभी की जो बचत हो जाएगी कितनी हो जाएगी, मतलब ये योग हो जाएगा, मतलब 10 को 6 से मल्टीपल करके तो हमको योग मिलेगा, तो कितना हो गया 6,000 हो गया। ठीक है, अब देखना, अब देखो कि 3 छात्र ऐसे हैं जिनकी कोई भी बचत नहीं है। देखो 3 तो आपकी ये हो गई, एक आपका निहार हो गया, तो 4 हो गई। ठीक है, अब देखो मैं सीधा क्या करूंगा, देखो 10 में से 4 को माइनस कर दूंगा मैं। क्यों करूंगा देखना, क्योंकि पूछा क्या है कि तो बताइए कि बचत की सबसे बड़ी राशि बतानी है। भाई बचत की सबसे बड़ी राशि बतानी है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए तो कितने बच गए आपके 6 बच गई। अब इस 6 को मल्टीपल किसे करना है, तो देखिए प्रश्न में आगे देखना कि और अन्य छात्रों में से प्रत्येक कम से कम 250 रुपये बचत है, मतलब इन 6 की बचत कितनी है 250 रुपये है। तो सभी की बचत आ जाएगी मेरे पास।
250 को जब 6 से मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 को 0 और 25 से 150, तो मेरा कितना हो गया, ये 1500 हो गया। अब क्या बोला, निहार की जो बचत है वो कितनी है, 1300 रुपये है। ठीक है, तो निहार की बचत 1300 है, तो इस 1500 जो मेरा आया है इसमें निहार की बचत भी मैं जोड़ दूंगा। ठीक है, तो कुल जो बचत है कितनी हो जाएगी, 15 और 13 कितना होता है, 28, तो ये कितनी हो गई, 2800। ये कुल बचत आपकी हो गई। ठीक है, अब देखिए, मतलब ये 6 लोगों की कुल बचत आपके पास में 6 और ये 7 लोग की भी बचत होगी, मतलब ये 7 लोगों की अब बचत होगी। निहार की बचत को तो 6 की 1500 ही और निहार की 1300, तो ये 7 लोगों की बचत हो गई। अब आगे देखना, अब कुल बचत है, कुल मैं बचत यहाँ से निकाल लूंगा। तो कुल बचत क्या करना है, तो कुल बचत कैसे निकालेंगे, तो कुल बचत आपको दे रखी है ऊपर टॉप में, देखिए कि कुल बचत है मेरे पास में 6000। 6000 में से अगर मैं 7 लोगों की बचत माइनस कर दूंगा तो 3 लोगों की बचत आ जाएगी। तो कितनी बची मेरे पास में, इसमें किया तो आपका डबल बिंदु ऐसा ऐसा, और ये आपका 2, मतलब 3200 आपकी आ गई। ठीक है, अब बचत की जो सबसे बड़ी राशि होगी वो क्या होगी, मतलब 3200 तो आपका ये सीधा होगा, 3200 तक बचत की सबसे बड़ी राशि पूछे ये होगी, और प्लस में जो 6 लोगों की थी, अन्य सॉरी 7 लोगों की थी, वो आप ऐड कर दीजिए। अन्य 7 लोगों की कितनी थी, देखो प्रश्न में 250 थी, इसको इसमें आप ऐड कर दीजिए 250, तो आपका आंसर हो जाएगा 3450। देखिए यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। देखिए ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, और ये जितने भी पीछे क्वेश्चन बताए उनसे हटकर क्वेश्चन है। कि देखो आपको अगर पूरा चैप्टर पढ़ो और फिर अलग से क्वेश्चन आए तो फिर क्या फायदा पढ़ने का। देखो तरीके आपको सेम है, मेथड आपको मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन का जो बेस है उसको आप पकड़ लीजिए, प्रश्न में क्या कहना चाहता है उसकी लैंग्वेज पकड़ लीजिए, मतलब प्रश्न का जो कंसेप्ट है उसको आपका क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्रिकेट के किसी खेल में पहले 10 ओवरों में रन रेट 3.2 था, शेष 40 ओवरों में क्या रन रेट होना चाहिए कि 282 रन का लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। तो देखिए आप क्रिकेट आपका प्रिय गेम होगा, तो देखिए जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हम करते जाएंगे कि क्रिकेट में 10 ओवरों का जो 10 ओवर थे आपके उनका रन रेट जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो 10 ओवरों में उसने 3.2 के रन रेट से रन बनाई, तो उनका योग कर लेंगे तो कितने रन बनाए उन्होंने, मतलब 60 बॉलों में उन्होंने 32 रन बनाए। अब अगले ने बोला कि जो शेष आपकी मतलब वनडे मैच था आपका, शेष जो 40 ओवर बचे हैं उनमें किस रन रेट से रन बनाया जाए कि 282 के लक्ष्य तक हम पहुंच जाए, ये आपको अगले ने पूछा है। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, इस 32 को अगर मैं इसमें से घटा दूं तो क्या मुझे वो रन मिल जाएंगे भैया, मुझे कितने रन और चाहिए, मतलब मैंने 10 ओवर में 32 रन बना लिए और अब मैं 40 ओवरों में कितने रन बना सकता हूं, तो 282 में से आपको 32 माइनस करना, तो कितने बच गए मेरे पास में 250। ठीक है, इसमें से आपको यहाँ से ये माइनस करना है 250। अब मुझे 40 ओवरों में 250 रन बनाने हैं, तो सीधा आप इसका 40 का भाग दे दीजिए, एक बिंदु से एक बिंदु काट दीजिए, कितना हो गया 6.25 आपका हो गया। तो ये ही आपका आंसर होगा कि मतलब मुझे 6.25 की रन रेट से रन क्या बनाने होंगे, मतलब 6.25। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ए और बी की वार्षिक औसत आय 80,000 है, बी और सी की वार्षिक औसत आय 75,000 है, सी और ए की वार्षिक औसत आय 78,000 है, तो ए की वार्षिक आय क्या होगी। देखो वैसे औसत का क्वेश्चन तो देखो है नहीं, लेकिन फिर भी इसमें आपको औसत बोला है तो इसलिए देखो, वैसे आय का चैप्टर अलग से बताया जाता है आपको, लेकिन फिर भी मैंने इसमें इन क्वेश्चनों को ले लिया क्योंकि देखो इसमें औसत शब्द दे रखा है बार बार, तो इसलिए हम औसत निकालेंगे। देखो वैसे आप आय का चैप्टर पढ़ोगे तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैसे अब इनका यहाँ पे देख लीजिए, दो व्यक्ति आपके ए और बी हैं, ठीक है, ए प्लस बी, इनकी जो एक साल की औसत आय कितनी है 80,000। ठीक है, इसी प्रकार से देख लीजिए कि बी और सी की वार्षिक आय कितनी है 75,000।
ठीक है। तो इसी प्रकार सी प्लस ए की जो वार्षिक आय है कितनी है, 78,000। ठीक है। अब देखो औसत में क्या होता है कि जो संख्याएं देते हैं वो सीधा उससे मल्टीपल होता है उसका औसत से। देखो ये ए और बी दो लोग हैं तो ये भी 2 से मल्टीपल होगा, और ये भी आपका 2 से मल्टीपल होगा, और ये भी आपका 2 से मल्टीपल होगा। अब देखिए जब आप मल्टीपल करोगे तो देखो ये बार बार बिंदु आ रही हैं, इनका आप रगड़ा यहीं खत्म कीजिए कि आप सीधा मान लीजिए कि जब मैं देखो 8,000 को 80,000 को जब 2 से मल्टीपल करूंगा तो कितना होता है, 1,60,000 होता है। तो मैं उसको सीधा इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1.6 मतलब 1,60,000। ठीक है। इसी प्रकार इसको देख लीजिए, ये आपका 1.5 लाख आएगा तो मैं इसको 1.5 लिख देता हूँ, क्योंकि तो बिंदु लिखने से क्या होता है कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। ठीक है। इसी प्रकार इस ये 1,56,000 होगा आपका, तो इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ 1.56। अब देखिए आप इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करोगे तो मेरा कितना हो जाएगा, ये 4,66,000। ठीक है। या फिर आप बिंदु लगा दीजिए, बिंदु में क्या होता है यार, बिंदु ही लगा तो रहोगे फिर। ठीक है। अब देखना, तो इधर भी मैं ऐड करूंगा तो इधर देखो कि दो ही ए हैं और 2 ही आपके बी हैं, 2 ही आपके सी हैं। तो इस वैल्यू को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2a प्लस बी प्लस सी, ये इसके बराबर हो गया। तो इधर देखिए, तो मेरे a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, 2 का भाग इसमें दे दीजिए, 4.66 में तो कितना हो गया, 2,33,000 आपका हो गया। ठीक है। अब मुझे पूछा है एक ही बचत, तो एक ही बचत कैसे निकलेगी, अगर मैं कुल बचत में से 2 व्यक्तियों की, किनकी, ए से अलग है बी और सी, मतलब कुल बचत में से अगर मैं बी और सी की बचत जोड़कर घटा दूं तो क्या मुझे एक ही बचत मिल जाएगी। तो हाँ, आपको ये आपकी एक ही बचत मिल जाएगी। तो एक ही अगर मैं सेविंग निकालूंगा तो देखना, कुल बचत में से, कुल जो बचत है, टोटल बचत है, उसमें से माइनस किसकी कर दूंगा, बी और सी की बचत माइनस कर दूंगा तो मुझे एक ही बचत मिल जाएगी। तो कुल बचत कितनी है मेरे पास में, 2.33। तो ये मेरा 2,33,000, और ये बी और सी की, देखो बी और सी की बचत कितनी है, 1.5 है, मतलब 1,50,000। अब देखिए अगर मैं 1,50,000 सॉरी 1,50,000 मैंने 2 कर दिया, कि 55 कर दिया, इसको हटा देता हूँ मैं एक। मैंने क्या बोला कि अगर मैं 2,33,000 में से 1,50,000 घटा लूँ तो सीधा 83,000 बचता है। या फिर आप एक काम कर लो, 2.33 में से आप 1.5 घटा लो, कितना बचेगा आपका, 0.83 बचेगा। तो इस 0.83 को आप क्या मानोगे, आप सीधा 83,000 मानोगे। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, करेक्ट आंसर सी हो गया, मतलब आपका आंसर कितना हो गया, 83,000। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए कि किसी 1 घंटे लंबी परीक्षा में 60 प्रश्न होते हैं। यदि कोई विद्यार्थी 25 मिनट में 30 प्रश्न कर लेता है तथा शेष प्रश्नों में से प्रत्येक को पूरा करने में औसतन उसे कितने सेकंड का समय लगेगा। ठीक है। कि कोई परीक्षा है उसमें आपके 60 प्रश्न है, प्रश्नों की संख्या आपको दे रखी है कि 60 प्रश्न है। अगला बंदा क्या करता है कि जो 25 मिनट होते हैं ना, उस 25 मिनट में से 30 प्रश्न कर लेता है। ठीक है। अब क्वेश्चन कितने बचे, 30 प्रश्न बच गए। अब इस 30 क्वेश्चनों को कितने मिनट में करनी चाहिए भाई, 1 घंटा का टाइम दे रखा है, देखो ऊपर देख रहा है 1 घंटा दे रखा है, तो मतलब 35 मिनट में अब उसको कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 30 क्वेश्चन करने हैं। तो नीचे क्या पूछा है कि मतलब प्रत्येक शेष प्रश्नों में से प्रत्येक को पूरा करने में, मतलब इन जो आपके नीचे जो 30 क्वेश्चन बचे हैं उनमें से मतलब एक प्रश्न को करने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको पूछा है। तो मैं क्या करूंगा, इधर जो मेरे पास में 35 मिनट हैं, इसमें से आपको इस 30 क्वेश्चनों का भाग देना है, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, मेरे 60 सेकंड होते हैं। आपका आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। इधर देखिए 30 से मैं काटूंगा तो कितना हो गया, 30 दूनी 60, तो कितना हो गया मेरा, ये हो गया 35 70 सेकंड हो जाएगा। तो सेकंड में आंसर लाना आपको, तो कितना सेकंड लगेगा, 70 सेकंड लगेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तकाध्यक्ष अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की पुस्तकें खरीदता है। मतलब कोई एक व्यक्ति है, उसके पास कोई पुस्तकालय है और ये वो है, वह व्यक्ति उस पुस्तकालय का क्या है, अध्यक्ष है। वो अपने पुस्तकालय के लिए क्या करता है कि 60 पुस्तकें खरीदता है। लेकिन उसे ज्ञात होता है कि यदि वह 336 रुपया और खर्च करता है तो उसको 4 अतिरिक्त पुस्तकें क्रय कर सकता है, और ऐसा करने पर प्रति पुस्तक की समय औसत कीमत 1 रुपये कम हो जाएगी। तो प्रत्येक पुस्तक की पहले की औसत कीमत क्या होगी? तो आपको क्या करना है, देखो सीधा आपका सोल्व हो जाएगा। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो एक्स से भी सोल्व हो जाते हैं, और सबसे बेस्ट तरीका है ये क्वेश्चन एक्स मानकर करोगे तो आपका मतलब 2 या 3 लाइनों में आपका जवाब आ जाएगा। मान लीजिए कि एक पुस्तक है, उसकी कीमत एक्स रुपया है। ठीक है, ये समझाने के लिए, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। कुल आपकी पुस्तक कितनी है? 60 है। ठीक है, कुल पुस्तकें आपके पास में उसकी कितनी खरीदी? 60 पुस्तकें खरीदी। तो अब इनकी देखो, एक पुस्तक की प्राइस एक्स है और कुल पुस्तक 60 है। तो मुझे आप एक बता दिए बात बताइए, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 60x हो जाएगा। समझाने के लिए, लेकिन आप एग्जाम में ऐसा मत करना सीधा क्या हमें 60 दे रखा है, इसको एक्स मान लिया तो कितना करेंगे? 60x ऐसे सीधा कर लेना। ठीक है, तो कितना हो गया? 60x हो गया। अब देखिए आगे देखिए कि यदि वह 336 रुपया खर्च करता है, तो भाई देखो खर्च कर रहा है तो ऐड कर दीजिए इसमें। 336 खर्च करता है और 4 अतिरिक्त पुस्तकें खरीदता है। कितनी? 4 अतिरिक्त पुस्तकें खरीदता है। तो मुझे एक बात बताइए कि पहले वो 60 पुस्तक खरीदता था, अब 4 अतिरिक्त पुस्तकें खरीद रहा है। तो अगर मैं 60 में से अगर मैं 4 पुस्तकें और जोड़ दूं तो कितनी हो जाएगी मेरी? बराबर में 64 पुस्तक हो जाएगी। और 4 अतिरिक्त पुस्तक खरीदता है तो उसकी कीमत में क्या हो जाती है? 1 रुपये की कमी हो जाती है। मतलब पहले उसकी कीमत अगर x रुपया थी तो अब 1 रुपये की कमी हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? आपका x-1 हो जाएगा। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए इस डेरिवेशन को। तो मैं क्या करूंगा, इधर 60x, ठीक है, ये मेरा प्लस का 336 और ये मेरा बराबर में 64x और ये माइनस का 64। देखो इसको इसमें घटा दो, कितना बच जाएगा? 4x बच जाएगा। ठीक है, और इधर आपका 336 और 64 कितना हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? मेरा 400 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा मेरे पास में? 100। प्रत्येक पुस्तक की पहली पुस्तक की जो कीमत थी वो कितनी थी? 100 रुपया थी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 व्यक्तियों का एक दल शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेता है। सर्वोत्तम खिलाड़ी को 85 अंक मिलते हैं। यदि उसने 92 अंक प्राप्त किए होते तो उस दल का औसत स्कोर 84 हो जाता। उस दल द्वारा प्राप्त किए गए अंक बताइए। आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं, उनका औसत आप x मान लीजिए। तो कुल औसत कितना हो गया मेरा? 8x। ठीक है, अब आगे देखते हैं इस 8x। अब क्या बोला अगले ने कि सर्वोत्तम खिलाड़ी ने 85 अंक मिलते हैं। मतलब सर्वोत्तम खिलाड़ी को, मतलब सर्वोत्तम खिलाड़ी कोई सा भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, 6, 7, 8 कोई सा भी एक हो सकता है। तो उसमें मैंने क्या किया? माइनस कर दिया। ये 85 क्वेश्चन के हिसाब से करते जाइए। फिर बोला कि 85 अंक मिलते हैं और उसने 92 अंक प्राप्त किए। और 92, देखो मैंने यहाँ पे माइनस क्यों किया कि देखो वो जो सर्वोत्तम खिलाड़ी होगा, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास में 100 रुपये हैं तो किसी को अगर आप 70 रुपये दे रहे हो तो 100 में से माइनस होगा कि नहीं होगा? तो उसी प्रकार आपको यहाँ पे माइनस करना है। तो ये मुझे कितने को भाई 92 अंक आपको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। फिर आगे देखना, फिर बोला कि उस दल का औसत स्कोर कितना है? 84 है। अब देखिए दल का औसत स्कोर, अब दल में आदमी कितने हैं? आपके 8 है, तो इसको 8 से आपको मल्टीपल करना पड़ेगा। अब इधर देख लीजिए आपका हो जाएगा ये 8x। ठीक है, और ये आप देखिए इधर ये मेरा प्लस माइनस का 85 और प्लस का 92 कितना हो जाएगा मेरा? प्लस का 5, 2, 7, प्लस का 7 हो जाएगा। इधर देखिए 8 को जब आप 84 करोगे तो ये 32 का 2/3, 64 और 3 कितना होगा? 67, तो 672 हो गया मेरा। अब आप देखिए कि ये 8x
और ये जब 7 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और जब 672 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 665। तो आपको पूछा है तो उस दल द्वारा प्राप्त, तो दल में कुल उक्ति कितने थे 8, तो उस दल द्वारा प्राप्त उक्ति द्वारा जो औसत अंक है वो कितना हो जाएगा आपका 665। यही मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 7 पुरुष 11 स्त्रियां और 2 लड़कों की औसत दैनिक आय 257.50 रुपया है। यदि पुरुषों की औसत दैनिक आय स्त्रियों की औसत दैनिक आय से 10 रुपया अधिक हो और स्त्रियों की औसत दैनिक आय लड़कों की औसत दैनिक आय से 10 रुपया अधिक हो, तो बताइए कि एक पुरुष की औसत दैनिक आय कितनी होगी, आपको ये बताना है। तो देखिएगा कि मुझे दे रखा है प्रश्न में कि मेरे पास में 7 तो पुरुष हैं, ठीक है, 11 स्त्रियां हैं और 2 आपके लड़के हैं। इनकी सभी की जो औसत आय है, दैनिक जो आय है वो कितनी है 257.50 मतलब, ठीक है। अब आपको मुझे एक बात बताइए कि यही बोल रहा है कि यदि पुरुष की दैनिक आय स्त्रियों की औसत दैनिक आय से 10 रुपया अधिक है, कि मान लीजिए कि ये वुमेन है, तो देखो इस लाइन पे आइए आप कि पुरुष की औसत दैनिक आय स्त्रियों की औसत दैनिक आय से 10 रुपया अधिक है और स्त्रियों की दैनिक औसत दैनिक आय लड़कों की औसत दैनिक आय से 10 रुपये अधिक है। तो अब अगर मैं लड़कों की, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं लड़कों की एक्स मान लो, तो लड़कों की जो आपकी स्त्रियों से है, मतलब स्त्रियों की जो दैनिक आय वो लड़कों से कितना अधिक है 10 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा x प्लस 10 हो जाएगा। और इधर देखिए जो पुरुषों की जो दैनिक आय है वो महिलाओं से दुगुनी है, तो इसकी अगर 10 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x प्लस 20। अगर आप ऐसा कर लीजिए, अन्यथा ऐसा नहीं करते तो आप एक काम करिएगा, आपको रेशियो बनाना पड़ेगा। जैसे एक बार इसका रेशियो बनाओगे, एक बार जैसे वुमेन और बॉयज है इनका रेशियो बनाओगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा, मैं इसी तरीके से आपको बता रहा हूँ कि मुझे ये तरीका बेस्ट लगता है। आगे देखिए, अब मुझे एक बात चाहिए कि जो मेरे पास में जो टोटल जो पुरुष हैं कितने हैं 7 हैं। एक पुरुष की दैनिक आय आपके पास में 100 रुपये है, ठीक है, तो 7 पुरुषों की दैनिक आय कितनी हो जाएगी, एक की अगर मान लीजिए 7 रुपये, देखो 7 है, एक ही एक्स है तो 7 कितनी हो जाएगी, तो ये 7 सीधा इससे क्या होगा मल्टीपल होगा, तो ये हो जाएगी मेरी 7x, और ये 20 से किया तो कितना हो गया 140। इसी प्रकार इस 11 को x प्लस 10 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 11x, और ये मेरा 110। इसी प्रकार इससे इसको मल्टीपल कर देंगे कितना हो जाएगा 2x। अब ध्यान से देखिएगा, मुझे क्या करना है कि देखो ये x 7x और ये आपका 11x और ये आपका 2x कितना हो गया, देखो 11 और ये 7 19, सॉरी 11 और 7 18, ये मेरा 11 और ये 7 18, तो कितना हो गया मेरा 20x हो गया, तो कितना हो गया मेरा, ये मेरा हो गया 20x। इसी प्रकार अब आपको जोड़ लेना है किसको, अंकों को, ये मेरा 140 और ये मेरा कितना हो गया 110, 140 और 110 मेरा कितना हो गया 250, ठीक है, 250 मेरा हो गया। और कुल जो वक्ती हैं कितने हो गए आपके, देखिए 7 11 और ये 2, कितने हो गए कुल वक्ती कितने हो गए, तो कुल वक्ती हो गए 20 हो गए आपकी। तो औसत निकालने के लिए क्या करना, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो राशियों का योग निकाल लिया और ये लीजिए मैंने संख्या का भाग दे दिया, और इधर उसका जो 10 वक्तियों का औसत था उसमें इधर रख दिया, जो मतलब आय थी। सोल्व कर लीजिए, आंसर मुझे मिल जाएगा। तो इसको अगर मैं सोल्व कर लेता हूँ तो देखना, चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। इसको मैं 20 कर देता हूँ, चलिए सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे तो ये मेरा 20x ऐसे का ऐसा,
और ये मेरा प्लस 250 और इधर 257.50 को जब 20 से मल्टीपल करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, तो ये 0 का 0 ऐसे कैसे, और ये मेरा 515, एक पॉइंट से 2 बिंदु आपकी हट जाएगी तो मेरा हो जाएगा इस साइड 515। ठीक है, अब देखना, अब मुझे क्या करना है कि 250 इधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो ये मेरा 20 एक तो ऐसे कैसे बच जाएगा, और 5150 में जब 250 में माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा, 4900। ठीक है, एक बिंदु से एक बिंदु काट दिया तो 490 में अगर आप 2 का भाग देंगे तो x की वैल्यू आपके पास में हाजिर हो जाएगी, और x की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में, 245। अब देखो मुझे पूछा क्या है, पूछा है कि एक पुरुष की औसत दैनिक आय कितनी होगी। तो पुरुष का मैंने रेशियो यहाँ पे कितना बनाया था, 7x। ठीक है, 7x मतलब ये तो बनाया था, ये देखो ये रहा पुरुष का रेशियो, x प्लस 20 आपका दे रखा, एक रेशियो आपका ये बना था, इधर मैंने यहाँ पे इसको मल्टीपल किया था, तो मतलब हमारे से मल्टीपल से नहीं है, मतलब तो इससे है x प्लस 20 से। तो पुरुष की जो दैनिक आय इस x प्लस 20 में से x का मान 245, तो मैंने ऐसे कैसे रख दिया, और ये मेरा 20 ऐड कर दिया, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, देखो 245 और 20 कितना होता है, 265 होता है। ऑप्शन नंबर सी, मतलब मेरा कितना हो गया आंसर, 265। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो अगला क्वेश्चन में x नहीं मानूंगा, अगले क्वेश्चन में एक ऐसा ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, उसमें आपको मैं रेशियो बना के बताता हूं। ये मैंने x मान के बताया, अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे x नहीं मानूंगा, सीधा रेशियो मान के। ठीक है, वहां पे मैं अंक लूंगा। देखिए मुकेश के पास, देखो प्रश्न वैसा ही है, बस परसेंटेज दे दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुकेश के पास सोहन से दुगनी है, मतलब अब ये प्रश्न ऐसा पूछा हुआ है, अब क्या दुगनी है अगले ने नहीं दे रखा, लेकिन कुछ भी है, कुछ भी हाथ है पैर है कुछ भी, वो भी क्या है, दुगनी है, समझ लीजिए। फिर सोहन के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है। अब समझिए कि मुकेश के पास सोहन से दुगनी क्या है, धनराशि है, समझ गए। यदि उनके पास औसत धनराशि 110 रुपये हो तो मुकेश के पास कितनी धनराशि होगी। जैसे जैसे मुझे प्रश्न बोला है वैसे वैसे मैं लिखता जाऊंगा। रेशियो बना लेता हूँ, इधर तो मैंने बना लिया मुकेश का और सोवन का, इधर मैंने बना लिया सोवन का और पंकज का। अब प्रश्न में क्या बोला है कि मुकेश के पास सोवन से दुगनी धनराशि है, मतलब सोवन के पास अगर 1 रुपया है तो मुकेश के पास में कितने रुपए हैं, 2 रुपये हैं। ठीक है, इसी प्रकार सोवन के पास पंकज से 50%, अगर पंकज के पास में 100 रुपये हैं तो 50% अधिक, तो मतलब इसके पास में कितने हुए, 150 रुपये हुए। देखो यहाँ से इसकी छुट्टी कर दीजिए, 0 से 0, और ये मेरा 5 थी 15, और ये मेरा हो गया 5 दूनी 10। अब देखिए, अब मैं तीनों का रेशियो बना लेता हूँ। तो देखो अगर मेरी देखो 3 व्यक्ति हैं, एम एस और मेरा पी, अनुपात रख दीजिए। एम एस का अनुपात कितना है, 2:1, और एस पी का अनुपात कितना है, 3:2। इसको अब देखिए, बचपन से आप सीखते आ रहे हैं कि जब भी आपको ऐसा अनुपात बन जाए तो पास वाली संख्या रख दीजिए, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना, देखो अब तो यहाँ पे अनुपात छोटे हैं, लेकिन जब बड़े अनुपात होंगे तो आप उनको 5, जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 18 होता तो यहाँ पे पास में आप 18 रखते, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 25 होता 25 रखते। अब फिर आप उनको आप मल्टीपल करते फिर काटते, तो आप मुझे बताओ 2 को 2 से मल्टीपल करो फिर 2 को 2 से काटो, बात तो वही आएगी ना। तो आप मल्टीपल क्यों करते हो, सीधा करना क्या है, वैल्यू को आप जितना बच सको मल्टीपल से उतना बचो, क्योंकि मल्टीपल करने के बाद में क्या होता है कि उसको काटने में टाइम लगता है। तो करना क्या है, तरीका ध्यान से देखना, जो आपका ऊपर और नीचे का अनुपात होता है, कहीं पे एक ऐसा अनुपात मिलेगा आपको, चाहे 10 लोगों का अनुपात ही क्यों ना दे दे, तो आपको करना क्या है, देखो एक अनुपात ऐसा है मुझे यहाँ पर ऊपर नीचे मिल गया, इसको आपको क्या करना है, बराबर करना। अगर देखो नीचे वाला 3 है तो ऊपर वाले भी आपका 3 होना चाहिए, अगर ऊपर वाला 3 है तो नीचे वाला भी 3 होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 3 से मल्टीपल कर दूंगा। अब देखिए उपली जो जितनी वैल्यू है वो सारी 3 से मल्टीपल होगी। अभी अनुपात बराबर हो गया, मतलब 3 अनुपात ऊपर वाला भी 3 नीचे वाला भी 3। तो देखिए ऊपर कितना हो गया मेरा
तीन दो छः, और ये सीधा तीन का तीन, ऐसे कैसे, इधर कोई है नहीं इसलिए मैंने क्या कर दिया, दो का दो रख दिया। या फिर आप देखो पड़ोस वाली संख्या रख के देख लीजिए, मान यही आएगा कट कट के, लेकिन आपको एक बार तो काटो और एक बार फिर वापस वही आंसर है, तो क्या फ़ायदा। तो बच गए ना आप इस प्रकार के तरीके से। तो आप ये तरीका सबसे बेस्ट है, ये तरीका ये आप आजमाइए, ठीक है। अब देखिए इन जो अनुपातों का जो योग है कितना हो गया, 6 3 9 और 2 मेरा कितना हो गया, 11 हो गया। अब अगले ने बोला कि यदि उनके पास कितनी धनराशि है, 10 है, मतलब तीनों लोगों के जो बोला है कि यदि उनके पास औसत धनराशि 110 रुपये, तीनों लोगों के पास औसत धनराशि कितनी है, 110 रुपया है, तो तीनों लोगों का अनुपात कितना हो गया, 11। देखो अनुपात समानुपात में ये क्वेश्चन पूछता तो मैं 11 के बराबर 110 रख देता, लेकिन औसत पूछा है इसलिए 11 के बराबर आप या तो रख लीजिए या नहीं भी रखो। तो आप देखो 3 वक्ती हैं तो ये 3 का भाग दे दीजिए और इसके बराबर ये वैल्यू 110 रख दीजिए, ठीक है। 11 को 110 से काटेंगे तो कितना हो गया, ये 11 कम 11 जीरो, अभी सीधा इसे ये मल्टीपल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू मुझे मेरे पास में आ जाएगी 30, ठीक है। अब देखिए अब पूछा है तो मुकेश के पास कितनी धनराशि होगी, तो मुकेश का अनुपात कितना है मेरे पास में, देखिए 6 है। अब ये 6 किससे मल्टीपल होगा, सीधा 30 से मल्टीपल होगा। देखो एक मल्टीपल मिल जाए तो आपको सभी मल्टीपल निकाल सकते हो। तो 6 को अगर मैं 30 से मल्टीपल करता हूँ तो मेरा कितना हो जाएगा, 180, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम में औसत 23 रन बनाई, यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए तो अन्य खिलाड़ियों के औसत रन ज्ञात कीजिए। मतलब क्रिकेट की कोई टीम है उसमें 11 खिलाड़ी हैं, उसमें से एक खिलाड़ी 23 रन बना देता है, मतलब सॉरी एक पहला खिलाड़ी 113 रन बना देता है और बाकी के जो शेष खिलाड़ी हैं उसने, और जो मतलब जो बाकी के सभी 11 खिलाड़ी हैं वो औसत 23 रन बनाते हैं। तो अब एक खिलाड़ी 113 रन बना देता है, तो बच के जो 10 खिलाड़ी वो कितने रन बनाएंगे ये अगले ने पूछा है। तो जैसा जैसा प्रश्न बोला है वैसे वैसे करते जाइए। बोला कि जो 11 खिलाड़ियों की टीम है वो औसत 23 रन बनाती है, जब औसत दे दिया तो सीधा योग निकाल लीजिए। देखो 11 से मल्टीपल करोगे तो मैंने बता रखा है कि देखो 3 का 3 और 3 है 2, ये मेरा 3 का 3 हो गया। देखो 3 का 3 और इधर 3 है 2 5, और ये मेरा 3 का 3, मतलब कितना हो, फिर ये मेरा 2 है तो 2 रख दिया, सॉरी ये मेरा 2 ही है तो 2 रख दिया। मतलब जब भी आप 11 को मल्टीपल करते हैं तो उसका ये एक रूल होता है, ठीक है। अगर आपको इसी प्रकार के अगर आपको मल्टीपल चाहिए तो एक वीडियो में इसी पे बना दूंगा कि आप शीघ्रता से बड़ी से बड़ी कितनी संख्या आ जाए, आप 4-5 सेकंड में उस संख्या को सोल्व कर सकते हो। मल्टीपल कैसा भी आ जाए, पहाड़े भी याद नहीं है तो आपको पता चल जाएगा किस संख्या में किसका भाग जाएगा, ये भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो देखो पहला खिलाड़ी कितने रन बनाता है, 113 रन। तो अब कितने खिलाड़ी बच गए, 10 खिलाड़ी बच गए। अब ये 10 खिलाड़ी कितने रन बनाएंगे, 10 खिलाड़ी कितने बनाएंगे, तो देखो अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो 10 खिलाड़ियों के रन मैं निकाल लूंगा, ठीक है। माइनस किया तो कितना बचेगा, 253 में से 113 निकालूंगा तो दो माइनस, देखो आप तो वैसे कर लीजिए। देखो 253 में 3 माइनस कर दिए 250, और 250 में से जब 110 जाएंगे तो कितना बचेगा, 140 बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये इसके बराबर हो जाएगा फिर। तो औसत क्या होता है, राशियों का योग, राशियों की संख्या, तो राशियों का योग 140 और संख्या 10, भाग दे दीजिए एक बिंदु से एक बिंदु, कितना बच गया, 14। तो शेष जो 10 खिलाड़ी हैं उसने कितने रन बनाए, 14 रन। मतलब शेष जो 10 खिलाड़ी थे आपके कहते आउट ऑफ फॉर्म थे, मतलब चले नहीं, मतलब फॉर्म में नहीं थे, इसलिए कम रन बनाए, कितना हो गया, 14 रन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, 19 सदस्यों के एक ग्रुप का औसत मासिक वेतन 16,000 है, तो यदि उस ग्रुप में 20,000 मासिक वेतन वाला एक अन्य सदस्य भी शामिल हो जाए जो उस ग्रुप का औसत मासिक वेतन कितना होगा। देखिए आपको बोला कि 19 सदस्यों का कोई ग्रुप है, उनका जो एक महीने का वेतन है कितना है, 16,000, ठीक है। उसमें से अगर एक और शामिल हो जाए, मतलब एक सम्मिलित और हो जाता है
तो कितना हो जाता है, 20 सदस्य हो जाते हैं और फिर उनका जो मासिक वेतन हो जाता है 20,000 हो जाता है। ठीक है, फिर अगले ने बोला तो उस ग्रुप का औसत मतलब सभी का बताना है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का अंतर ले लूंगा। देखो मैं, अगर आप अंतर नहीं लेना चाहो तो 19 को 16,000 से मल्टीपल करो, 20 को 20,000 से मल्टीपल करो, दोनों को मल्टीपल करो और माइनस कर दो। माइनस करने के बाद में आप क्या करोगा, माइनस करने के बाद में एक वैल्यू आएगी और उस वैल्यू में आपको 20वें सदस्य का भाग देना, आंसर आपके पास में हाजिर हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या फिर मल्टीपल से बचने के लिए, ताकि हम भाई गुणा नहीं करना पड़े, तो आपको क्या करिए, दोनों संख्याओं का यहाँ पे अंतर देख लीजिए। अंतर देखोगे तो मेरे पास में कितना आया, मेरा 4,000। जब 20,000 में से 16,000 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 4,000। अब देखो 20वां सदस्य के बारे में पूछा है तो मैं सीधा निकाल दूंगा। तो यहाँ पे देखिए इस 4,000 का भाग दे दूंगा किस में, 4,000 में भाग लग गया किसका, 20 का। 20 का जब भाग दोगे तो ये एक बिंदु से एक बिंदु कटेगा और तो कितना बचेगा, मेरा 200 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे क्या पूछा है कि ये 20वें सदस्य का मैंने निकाल लिया। ठीक है, ठीक है, अब देखिए 20वें सदस्य का मैं निकाल लिया, लेकिन पूछा है मुझे सभी का। तो अगर सभी का देखो, ऊपर प्रश्न के टॉप में देखिए 19वें सदस्य का मुझे 16,000 दे रखा है। क्या मैं इसे 16,000 में से 20वें का जोड़ दूं तो क्या मुझे सभी का मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो इसे 16,000 में से ये 19 का हो गया और ये 20वीं का हो गया, 200 ऐड कर दूं तो मेरा कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 1 का 1, ये तो हाँ, ये आपका 1 0 का 1 0 ऐसे कैसे, ये आपका 1 0 कैसे कैसे, ये 2 और ये मेरा 6, 16,200 मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुझे बोला गया है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 60 डिग्री है। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान 63 डिग्री है। यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 21:25 है तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा। पीछे वाला टाइप में मैंने बता दिया, वैसे दो दो तीन तीन तरीके बता रखे हैं मैंने। बेस्ट से बेस्ट तरीका देखिए बताता हूँ मैं। मुझे क्या बोला गया कि सोमवार और मंगलवार, ठीक है, और बुधवार और आपका बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार, इनका तापमान कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, 60 डिग्री मतलब। ठीक है, इधर मुझे बोला मंगलवार, बुधवार और ये आपका गुरुवार और ये आपका शुक्रवार। ठीक है, इसका तापमान कितना दे रखा है मुझे, 63। अब देखिए, आप करना क्या है, इन दोनों का गैप ले लेना है। कितना आया, 3 आया, और इस गैप को आया उसको किस संख्या से मल्टीपल करना है, इनको देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो गया, ये मेरा 12 हो गया। अब देखिए, मंगलवार से मेरा मंगलवार कट रहा है, इधर बुधवार से बुधवार, गुरुवार से गुरुवार। ठीक है, तो क्या बच गया मेरे पास, इधर मेरा बच गया सोमवार, फिर मेरा माइनस शुक्रवार। ठीक है, और ये मेरा इधर 12 बराबर में। ठीक है, मतलब ये बात ऐसे कि मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर ऐसे से सोल्व हुआ है, लेकिन ऐसे तो आप पहले करते थे, ऐसा थोड़ी करोगे आप। अब देखो, सोमवार और शुक्रवार का औसत जो आपका तापमान, उसका आपको रेशियो दे रखा, कितना दे रखा, 21:25 आपको दे रखा। मतलब आपका सोमवार का और शुक्रवार का जो तापमान का जो रेशियो दे रखा है 21:25, ये मुझे रेशियो दे रखा है। देखो यहाँ पे अंतर है तो यहाँ पे भी रेशियो का मुझे अंतर ही करना है। कितना अंतर हो गया, 4। ठीक है, कितना अंतर हो गया मेरा, 4, ये मेरा अंतर हो गया। अब देखिए, इस अंतर के बराबर मतलब इसे 4 के बराबर वैल्यू रख दीजिए आपका ये 12।
तो कितने का मल्टीपल है, ये मेरा 3 का मल्टीपल है। पूछा है मुझे शुक्रवार का, तो शुक्रवार का कितना है, 25 है रेशियो, तो 25 को कर दीजिए 3 से मल्टीपल। आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा, 75 डिग्री सेल्सियस मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि शनिवार को छोड़कर एक सप्ताह में वर्षा का औसत 0.5 सेंटीमीटर था, परंतु शनिवार को बहुत अधिक वर्षा हुई और सप्ताह में वर्षा का औसत जो सेंटीमीटर है वो कितना हो गया, 1.5 सेंटीमीटर बढ़ गया। तो शनिवार को कितनी वर्षा हुई है, देखो ध्यान से देखना, एक लाइन में आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, देखो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो मुझे बोला गया कि एक दिन को मैं छोड़ देता हूँ, देखो शनिवार को छोड़कर, मतलब सप्ताह में शनिवार चला गया, कितने दिन बच गए आपके, 6 दिन। तो 6 दिन में कितनी वर्षा हुई थी आपकी, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए परंतु शनिवार को फिर क्या हुआ कि फिर शनिवार को उसने सम्मिलित कर दिया, मतलब एक दिन और सम्मिलित हो गया। तो कितने दिन हो गए आपके, 7 दिन हो गए, मतलब शनिवार को सम्मिलित कर लिया गया। और उस दिन कितनी वर्षा हुई थी, 1.5। तो मतलब इसमें मैं क्या कर दूंगा, 1.5 ऐड कर दूंगा। ठीक है, 1.5 मैंने ऐड कर दिया, ये मैं ऐड कर दूंगा तो कितना हो गया, 0.5 और 1.5 कितना होता है, 2 होता है। अब आपको क्या करना है, देखो शॉर्ट मेथड से मैं आपको बता रहा हूं, ये जो आपका 1.5 है इसको सीधा मल्टीपल कर दीजिए 6 से। 1.5 को जब आप 6 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6 पंजू कितना होता है, 30 होता है कि 0। ठीक है, आस पास 3 6 में 6 3 9, एक पॉइंट लगा दीजिए, 0 आपका हट जाएगा। प्लस का साइन, ये प्लस का था, देखो देखो प्लस का साइन है, इधर भी देखो प्लस का साइन है, तो प्लस, माइनस है तो माइनस करना आपको, और इस +1 को सीधा मल्टीपल करना है आपको 2 से। कितना हो गया मेरा, प्लस का 2 हो गया, मतलब प्लस प्लस ऐड हो गया, कितना हो गया मेरा 11। तो कितने सेंटीमीटर वर्षा होगी, 11 सेंटीमीटर वर्षा होगी शनिवार को। ठीक है, तो ये आपका सी आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना कि 5 सदस्यों वाले परिवार में सदस्यों की औसत आयु 28 वर्ष है। यदि 20 वर्ष के एक सदस्य को निकाल दिया जाए तो परिवार की औसत आयु कितनी होगी। मान लीजिए कि एक परिवार है मेरा, मान लीजिए कि ये मेरा एक परिवार है, इसमें से मेरे 5 सदस्य हैं। अब देखिए परिवार के हर सदस्य की देखो आयु अलग अलग होती है, ये आप जानते हैं। एक सदस्य को निकाल दिया, किसको निकाला, जिसकी आयु कितनी थी, 20 वर्ष थी। ठीक है, अब एक सदस्य चला गया तो पीछे कितने सदस्य बचेंगे आपके परिवार में, अब 4 तो मेंबर बचेंगे। ठीक है, अब फिर बोला कि इन जो 5 सदस्य हैं उनकी औसत आयु कितनी है, 28 है। इसको मैं प्लस सॉरी 5 को कैसे मल्टीपल कर दूंगा, 28 से मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा मेरा ये 140। ठीक है, अब देखिए अब ये 20 वर्ष का चला गया, अब ये 20 वर्ष का जाएगा तो इनकी आयु में कमी करेगा, और कितनी कमी करेगा, इसमें आप माइनस कर दीजिए, 120 की कमी करेगा। अब ये मुझे क्या आ गया, 4 सदस्यों की क्या आ गई, ये औसत आयु आ गई। अब मुझे पूछा है कि चारों सदस्यों की औसत आयु बताना है, तो इसका अगर मैं इसमें भाग दे दूंगा तो क्या मुझे 4 सदस्यों की औसत आयु मुझे मिल जाएगी। जी हाँ, कितनी होगी, 4 की 12, तो कितनी होगी, 30। यही मेरा क्या हुआ आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लिफ्ट 80 किलोग्राम औसत भार सहित अधिकतम 16 यात्री को ले जा सकती है। ठीक है, हालांकि लिफ्ट की क्षमता से अधिक भार वाले 4 लड़के लिफ्ट में प्रवेश करके उसके औसत भार को 86 किलोग्राम बना देते हैं और लिफ्ट को ओवरलोड कर देते हैं। उन 4 लड़कों का औसत भार क्या होगा। ठीक है, तो ये देखिएगा, ध्यान से देखिए, स्टेप वाइज देखिएगा कि जो आपकी लिफ्ट है उसमें वो कितने यात्रियों को ले जा सकती है, 16 को, और उस 16 यात्रियों का वजन कितना होना चाहिए, औसतन 80 होना चाहिए, तब भी वो ले जाएगी। ठीक है, तो मैं इसका अगर योग निकाल लूंगा तो 16 को सीधा मैं 80 से मल्टीपल कर दूंगा, तो 16 को सीधा 80 से मल्टीपल करोगे तो आपको उसमें आ जाएगा, लेकिन आपको मल्टीपल नहीं करना है। मैं यहाँ पे मल्टीपल वाले मेथड से आपको बचा रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है, ध्यान से देखना,
यहाँ आपको इस क्वेश्चन को छोड़ देना है। आगे क्या बोला कि 4 यात्री और सम्मिलित हो जाते हैं, तो देखिए 4 यात्री आपके यहाँ पे सम्मिलित हो जाएंगे, तो कितना हो गया मेरा 16 4 कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, और उसके भार को कितना बढ़ा देते हैं 86 की ग्राम बढ़ा देते हैं। ये लीजिए आपका 86 बढ़ा दिया गया। अब आप देखिए दोनों में इधर का गैप देख लीजिए कितना बड़ा था, ये +6 बड़ा था। अब आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला था कि जो आपका ये अंक है ना, इसको सीधा आपको इससे मल्टीपल कर दीजिए +6 से, साइन के साथ +6 से मल्टीपल किया तो 16 6 कितना हो गया 96 हो गया। इसी प्रकार इसे साइन के साथ सीधा इसको मल्टीपल कर दीजिए, मतलब इस औसत को, तो कितना मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा 86 को 4 से मल्टीपल किया तो 6 को 24 और 800 को 32 से 2 कितना होता है 24 होता है। 800 को 32 और 2 कितना होता है 34 हो गया, सिर्फ 344 हो गया ये। ठीक है, अब देखिए इस दोनों को ऐड कर दीजिए कितना हो गया 440। लेकिन क्या मेरा 440 करेक्ट आंसर आ गया? नहीं। पूछा क्या, उन 4 लड़कों का औसत भार पूछा। अगर औसत नहीं होता तो आंसर मेरा 440 होता, लेकिन पूछा है औसत भार, तो इन 440 में मैं इन 4 छोकरों का भाग दे दूंगा, मुझे औसत मिल जाएगा। तो कितना हो गया मेरा 110। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि एबीसी 3 क्रिकेट टीमों की खिलाड़ियों की संख्या का अनुपात 2:5:3 है। यदि तीनों टीमें टीमें ए बी और सी के प्रत्येक खिलाड़ियों की औसत रनों का अनुपात 30:17:25 है, तो सामूहिक रूप से सभी तीनों टीमों में प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों की औसत संख्या क्या होगी। जैसे जैसे मुझे बोला है वैसे वैसे करते जाइए कि ए, ये मेरा बी और ये मेरा सी। संख्या दे रखी है 2:5:3 और रनों का औसत दे रखा है मुझे कितना 30 17 और 25। इनको क्या कर देना, मल्टीपल कर देना, कितना हो गया 60, 17 पर 85 और 25 की 75। इनको जोड़ लीजिए कितना हो गया 10 और इनको जोड़ लीजिए 220। अब आपको क्या करना है सभी खिलाड़ियों द्वारा, तो सभी खिलाड़ियों मतलब इनके औसत सभी खिलाड़ियों के का जो रनों का औसत आया है उसमें उस संख्या का भाग दे देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, औसत मिल जाएगा। भाग दोगे कितना हो जाएगा मेरा 22 और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि यदि एक्स वाई और वाई जेड के औसत के बीच अंतर 12 है तो एक्स और जेड के बीच का अंतर कितना होगा। क्या बोला कि प्रश्न में जैसे बोला देखो एक्स प्लस वाई 2 हो गई तो नीचे में 2 लगा दूंगा, औसत यही तो होता है। इसी प्रकार अंतर बोला तो माइनस कर दूंगा वाई प्लस जेड। ठीक है, वाई प्लस जेड का अंतर ये नीचे 2 का अंतर 12 है, एक्स जेड के बीच कितने का अंतर होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, देखो ये 2 कॉमन फैक्टर तो इधर सीधा 24 हो जाएगा, तो ये तो मेरा एक्स प्लस वाई और ये अंदर माइनस हो जाएगा प्लस की जगह, तो ये माइनस का वाई माइनस का जेड और ये मेरा 12 दूनी 24। देखिए वाई से वाई और मुझे एक्स और जेड का अंतर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक लाइन में आपका आंसर था। ठीक है, प्रश्न बेस्ड था ये। तो एक व्यक्ति का प्रथम 5 माह का औसत व्यय 5,000 था, अगले 7 माह का औसत व्यय 23,000 है, तो उसका मासिक औसत मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए एक व्यक्ति का प्रथम 5 महीनों का, देखो प्रथम 5 महीनों का कितना दे रखा है मुझे 5,000। ठीक है, और अगले 7 महीनों का कितना दे रखा है 2300 दे रखा है। तो देखो औसत दे रखा है तो योग निकाल दीजिए, योग निकालूंगा तो ये तो मेरा कितना हो जाएगा 5 से करेंगे तो 55 25। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा मेरा 25,000। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 16,100 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो मेरा कितना हो जाएगा, इनको दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 00 आपके ऐसे और ये हो जाएगा आपका 411 ऐसे का ऐसे, मतलब 41,100 हो जाएगा। मासिक वेतन पूछा है तो मासिक 1 महीने में 12 महीने होते हैं, तो इसमें आपको कितने का भाग देना है 12 का भाग देना है। तो 12 का भाग देंगे तो 12 3 36 और ये आपका हो जाएगा बच गया आप कितने 5 उतार लिया 1, 12 चौके
48, 3 बच गया, तो ये आपका हो जाएगा 34, 2, 5। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि कुछ कृषकों की मासिक आय ऐसे। देखो कृषकों की मासिक आय कितनी है ऐसे, और मजदूरों की टी है। ठीक है, फिर बोला कि कृषकों की संख्या मजदूर की संख्या का 11 गुना है, तो सभी व्यक्तियों की औसत मासिक आय कितनी होगी। देखो कृषक और मजदूर दोनों का मुझे रेशियो बना लेना है। बोला कि मजदूर की 1 है और किसान की 11 गुना है। ठीक है, तो मैं देखो अनुपात क्या होता है, ए अनुपात बी क्या होता है, ए बटा बी होता है। तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता, क्या इसको 11/1 लिख सकता हूँ ना। तो इसको आप ऐसे रख दीजिए और इनका आप योग कर लीजिए, दोनों का अगर योग करोगे कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब देखिए जैसा जैसा बोला प्रश्न में वैसा वैसा रखते जाइए। सभी का मासिक वेतन कितना हो जाएगा, देखो तो ये मेरा सभी का कितना था, देखो क्या किसका पूछा है मुझे, सभी का पूछा है, सभी का मासिक वेतन कितना होगा। तो ये मेरा भाई किसान का तो कितना हो गया, किसान का अनुपात कितना है 11, तो 11, और उसकी मासिक आय देखो एस दे रखी, तो ये एस, फिर प्लस मजदूर का अनुपात कितना है, मजदूर का 1 है, और मासिक आय टी है। ठीक है, और बटा आदमी कितने हो गए आपके 12, देखो अनुपातों योग 12 हुआ था। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो मेरा ये हो गया 11s प्लस टी बटा 12। ऐसा ऑप्शन आपको मिल गया होगा शायद, 11s प्लस टी 12। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना, यदि चारों संख्याओं का औसत 5 है तो चतुर्थ संख्या ज्ञात करिए। देखो प्रथम 3 संख्याएं हैं, तो प्रथम 3 संख्याओं का औसत मान लीजिए x है। ठीक है, तो प्रथम 3 संख्याओं का औसत, तो इनका योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा मेरा 3x। चौथी संख्या मान लीजिए आपकी x है, जो आपकी चौथी संख्या है मान लीजिए x है। ठीक है, अब देखिए फिर बोला यदि चारों संख्या का औसत 5 हो, जो 4 संख्याएं हैं इनका औसत कितना दे रखा है आपको 5 हो, तो इनका योग कितना हो जाएगा 5 का 20। ठीक है, फिर प्रश्न के अकॉर्डिंग इसमें आप वैल्यू कर दीजिए। चौथी संख्या आपकी x है, देखो पूछा मुझे क्या चतुर्थ संख्या का, तो चौथी संख्या मेरे x है, प्लस तीन संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, देखो 3 × 3x, मतलब ये देखो 3x दे रखा है। फिर 4 संख्याओं का औसत बराबर में रख दीजिए 20, आपको चौथी संख्या का औसत मिल जाएगा। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो गया 9x, और ये x कितना हो गया 10x हो गया, और इधर बराबर 20 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 2। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना कि 3 संख्याओं में प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की 2 गुनी है तथा द्वितीय संख्या तृतीय संख्या की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्या का औसत 10 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो आपको 3 संख्याएं दे रखी हैं, पहली, दूसरी और ये आपकी तीसरी। बोला कि प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की 2 गुनी है। देखो प्रथम संख्या मान लीजिए, ये अनुपात बनाना है मुझे, प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की 2 गुनी है, मतलब ये आपकी 1 है तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। फिर बोला द्वितीय संख्या तृतीय संख्या की 3 गुनी है, मतलब जो आपकी द्वितीय संख्या ना तृतीय संख्या की जैसे मान लीजिए कि आपकी तृतीय संख्या थी, ये 1 है तो इसकी कितनी थी द्वितीय संख्या 3 गुनी हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर तीसरी संख्या की दूसरी संख्या 3 गुनी है तो देखो यहाँ पे 2 गुनी है, कि देखो यहाँ पर दूसरी संख्या पहले की 2 गुनी, तो इसकी देखो अनुपात बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसा ऊपर था उसी प्रकार से चलना पड़ेगा। तो मुझे इसको 2 गुनी करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 6 गुनी हो जाएगी। तो सही अनुपात आपका क्या होगा 6:3:1 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इन अनुपातों का जो योग है इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, अब देखो प्रश्न में क्या बोला है कि यदि तीनों संख्या का औसत कितना है 10 है, मुझे तीनों संख्या का औसत 10 दे रखा है। अब आगे देखिएगा, अब देखो 10 है, अब जो 3 संख्याएं हैं तो इनका योग निकालेंगे,
तो 10 को 3 से मल्टीपल करेंगे, तो 10 को जब मैं 3 से मल्टीपल किया तो मेरा कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, 30 हो गया। अब क्या करना है मुझे भाई, देखो 3 संख्या, देखो 10 हो गया तो कितना हो गया, 30 हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस 10 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इस 30 के बराबर हो जाएगी। कि देखो कुल योग, मतलब यदि तीनों संख्या का औसत 10 प्रश्न में दे रखा है तो मेरा 10 हो जाएगा, और इनका योग कितना है 30, और इसका जब भाग देंगे तो कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। सबसे बड़ी संख्या पूछी है मुझे, तो सबसे बड़ा अनुपात से मल्टीपल कर दीजिए 6 से, कितना हो जाएगा 18। अगर सबसे छोटी पूछता तो सबसे छोटे अनुपात से मल्टीपल आपको करना होता, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक समूह में उपस्थित विद्यार्थियों का औसत 52 है, 20% मेधावी छात्रों का औसत 80 है एवं 25% मंद बुद्धि छात्रों का औसत 31 है, तो बचे हुए 55% छात्रों का औसत ज्ञात कीजिए। मतलब आपके कोई कक्षा है, उनके विद्यार्थियों का औसत 52 है, जिसमें से आपके कबीरदास जी जैसे छात्र आपके 20% हैं, और आपके सूरदास जैसे छात्र आपके 25% हैं। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कीजिए। मैं देखो इस प्रश्न को या तो x मान लीजिए या 100 मान लीजिए। मैं क्या करता हूँ कि जो कुल छात्र हैं कक्षा में कितने हैं, 100 आपके कुल छात्र हैं। ठीक है, 100 क्यों मान रहा हूँ कि देखो परसेंटेज दे रहा है, इसलिए मैंने इसको 100 माना है, नहीं तो मैं x मान के भी इसको सोल्व कर सकता था। और देखिए कुल छात्रों का जो औसत है वो मुझे दे रखा है 52। 20% जो कबीरदास जी जैसे छात्र हैं क्या हैं, उनका औसत कितना है 80 है, और 25% जो सूरदास छात्र हैं मतलब कमजोर हैं वो कितने हैं, उनका औसत कितना है 31 है। सोल्व कर लीजिए, मतलब औसत दे दिया और संख्या दे दी तो योग मिल जाएगा मुझे, ये मेरा 1600 हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरा 775 हो जाएगा। अब देखिए 100% में मुझे वैल्यू निकालनी है, तो ये तो कितना हो गया 45%, बच के कितने 55% का। तो पूछा है मुझे कि बच्चे 55 छात्रों को औसत ज्ञात करना है, तो 55 का ज्ञात करना तो मुझे नहीं पता, इसको कुछ देर के लिए आप x मान लीजिए, तो इनका योग कितना हो जाएगा मेरा 55x। प्रश्न को सोल्व कर लीजिए, जैसे जैसे बोलेंगे इसको सोल्व कर, पहले मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि इस पेज में ही सारा काम हो जाए। चलिए इसको मैं कर देता हूँ छोटा। अब देखिए तो देखो 20% छात्रों का योग कितना है 1600, 25% छात्रों का योग कितना है 775, और 55% छात्रों का योग कितना है 55x। ठीक है, और कुल छात्र कितने हैं 100 हैं, और उनका औसत कितना है 52, तो कुल छात्र 100 इंटू 52, तो इधर मेरा 55x। ठीक है, और ये मेरा 5200, तो मैं सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ, और 5200 और ये इस सारी वैल्यू को ऐड कर दीजिए, मतलब 1600 को और 775 को, कितना हो गया 16 6 22 2375 हो गया ये। ठीक है, माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा 55x बराबर 28, मतलब ये कितना हो जाएगा, मतलब अगर मैं 5200 में से 2375 निकालता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 2875 हो जाएगा आपका। देखो 5 से काट लीजिए, 5 से काटूंगा तो ये मेरा 11, और इसको जब मैं 5 से काटता हूँ कितना हो गया 25, मतलब 565 हो गया मेरा ये। ठीक है, तो मेरा अब मुझे 11 का भाग देना है 565 में, जब 11 में 565 का भाग दो तो मेरा कितना हो जाएगा 11 पंडा 55, एक बच गया 14, तो 11, तो ये 11 पंडा 55 और 14, तो 11 कम 11। देखो अब देखो 51 मिल गया, तो दो ऑप्शन तो वैसे वैसे कट गए। ठीक है, तीसरा देखो 54, तो ये भी कट गया। तो अब ज्यादा आगे सोल्व मत कीजिए, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि आगे पॉइंट 4 ही आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कि तीन संख्याओं का औसत 60 है। देखो तीन संख्याएं हैं, इनका औसत कितना दे रखा है 60, तो योग कितना हो गया 180। यदि प्रथम संख्या सभी संख्याओं का योग का 1/4 है, मतलब ये बोला कि जो पहली आपकी संख्या है वो सभी संख्याओं के योग का 1/4 है, तो प्रथम संख्या क्या होगी, सीधा काट दीजिए, आंसर आपके सामने हासिल है। 180 में अगर 4 का भाग देते हैं तो कितनी बढ़ जाता है 45 बढ़ जाता है।
यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक लाइन में बता दोगे, ऑप्शन से बता दोगे कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जितना हार्ड क्वेश्चन आपको दिख रहा है उतना ही आसान है। बोला कि 3 30 3 की मतलब 3 की पावर 30 3 3 की पावर 60 3 की पावर 90 का अंक गणितीय माध्य क्या होगा। करना क्या है आपको, देखो कुल संख्या कितनी है, देखो 1 2 और 3, तीन संख्याएं आपको दे रखी हैं। मैं इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा ऊपर से इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तीन संख्याएं आपको क्या करना है, एक एक पावर ऊपर कम कर देनी है। तो एक एक पावर कम कर देनी है, क्यों करनी है इस बात का रीजन समझिए। मुझे एक बात बताइए कि जब मैं 3 की पावर 30 लिखता हूँ और नीचे 3 लगता हूँ, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, मतलब एक पावर कम होगी, तो कितना बचेगा, 3 की पावर 29 बचेगी। इसी प्रकार आगे भी ऐसा ही होगा। इसी प्रकार देखो 3 की पावर 60 में से एक पावर कम होगी, 3 की पावर 59 हो जाएगी। इसी प्रकार 90 में 89 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 0 2 और 4 द्वारा बनी वर्तम और लघुत्तम, मतलब आपको दे दी कि तीन संख्या दे दी कि जो आपको ये 3 अंक दे दिए, इनसे आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाकर उन संख्याओं का अंतर निकाल के मुझे औसत बताना है। तो हम और वो, लेकिन याद रखिएगा एक शर्त दे रखी है कि वो संख्या कैसी होनी चाहिए, 3 अंकों की होनी चाहिए। तो देखो ये तो हम बना नहीं सकते क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या नहीं है, कि देखो जीरो कोई महत्व नहीं होता। तो मैं दूसरी तरीके से किस प्रकार बना सकता हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो इसको देखो 2 4 ऐसे लिख सकता हूँ, अगर इसको मैं चाहूँ तो 240 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी मैं क्या और कुछ लिख सकता हूँ, इसके अलावा मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, 4 इधर भेज दूं और 2 इधर ले आऊं, 0 इधर ले आऊं, मतलब इसको मैं इस 4 तरीकों से लिख सकता हूं। लेकिन ये 3 अंकों वाली नहीं है, इसलिए इसको मैंने काट दिया। तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या तो मेरी क्या होगी, 420 हो गई। और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 204। इनका अंतर का औसत पूछा है, तो इनका देखो, तो मुझे क्या पूछा कि जो वर्तम और लघुत्तम 3 अंकीय संख्या का औसत क्या होगा। तो मुझे क्या करना है, 420 और 204 कितना होता है, 624 होता है। इन दोनों को मतलब ऐड कर लूंगा मैं, तो कितना हो गया मेरा 624, और 624 में मुझे भाग दे देना है, क्योंकि एक संख्या ये हो गई, एक ये हो गई, मतलब 2 का भाग, मतलब छोटी और बड़ी 2 का भाग देंगे तो ऑप्शन कितना आ जाएगा मेरा 312, ठीक है। 624 में जब 2 का भाग देंगे कितना आता है, 312 आता है, इसलिए नंबर मेरा एक करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऑप्शन से सोल्व करके बताता हूँ। चलो, कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दाई के स्थान वाले अंक से दुगुनी, और यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए तो अंतर उस संख्या के 1/6 के बराबर है, तो वह संख्या क्या होगी। कुछ भी नहीं करना है, एक्स मानोगे तो एक्स मानते रहना, देखो एक्स से भी सोल्व हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन से सोल्व करके बताता हूँ। चलिए मैं, देखो पहला ऑप्शन मैं 23 लेता हूँ, लेकिन बंदे की शर्त क्या दे रखी है वो पढ़ लीजिए आप, कि क्या करना है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दाई के स्थान वाले अंक से दुगुना है, ठीक है, दुगुनी है, और यदि उन दोनों अंकों के योग में से, मतलब अगर मैं योग में से, तो पहला मान लीजिए कि वो संख्या 23 थी, तो मैं 23 ले लिया, पहले तो उसका योग करवा दिया गया, उस योग किया, फिर बोला कि उस योग में से मुझे 2 घटाना है, तो मुझे क्या करना है, इसी योग में से 5 में से 2 घटा दिया, तो कितना बच गया मेरा, 3 बच गया। फिर बोला कि तो उस संख्या के अंतर को 1/6 के बराबर होना चाहिए, मतलब ये जो अंतर है ना 1/6 के बराबर होना चाहिए, तो मुझे 1/6 और वो संख्या 23, क्या आप इसको काटा पीटा करोगे तो क्या ये 3 के बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन तो मेरा वैसे ही गलत हो गया। इसी प्रकार आप 25 पे ट्राई करोगे, 26 पे करोगे, तो इसका 24 पे ट्राई करेंगे, इसका आंसर 24 ही होने वाला है। तो इसमें टाइम नहीं है, इसलिए मैं 25 और 26 का नहीं बता रहा, आप इस पे भी ट्राई कर लीजिएगा। देखो 24 पे मैं डायरेक्टली ट्राई करता हूँ। बोला पहले तो हम योग कर लेंगे, 2 + 4 कितना हुआ मेरा, 6 हुआ। फिर बोला कि उसमें आपको 2 घटाना है, 6 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब अगर ये 1/6 उस संख्या के बराबर है, तो 6 चौको 24, तो 4 = 4 मेरा बराबर है, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सी, मतलब वो संख्या कितनी थी, 26 थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, कि दोपहर के समय एक विद्यार्थी 60 पेज प्रति घंटा की दर से 100 पेज पढ़ती है,
शाम के समय जब वो थक जाता है तो 40 पेज प्रति घंटा की दर से 100 पेज अधिक पढ़ती है, तो उसकी पेज प्रति घंटा की औसत दर बतानी है। कि देखो दोपहर के देखो एक विद्यार्थी है जो 60 पेज है, वो एक घंटे में 60 पेज प्रति घंटे की दर से 100 पेज पढ़ता है। ठीक है, कितने पेज पढ़ता है? 100 पेज, मतलब 60 पेज प्रति घंटे की दर से 100 पेज पढ़ती है। ठीक है, तो मुझे एक बात चाहिए थी कि वो कुल इसमें समय कितना लगेगा। कुल पहले मुझे समय निकाल लेता हूँ, यहाँ पे समय निकाल लेता हूँ। समय कैसे निकालेंगे? तो कुल टाइम निकालेंगे, तो टोटल जो टाइम है वो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे। अगर इसे 100 में से 100 पेज में से अगर मैं इसे 60 का भाग दे दूँ, मतलब 60 पेज प्रति घंटा का अगर मैं भाग दूँ, मतलब एक घंटे में वो 60 पेज पढ़ रही है। ठीक है, और वो घंटे की दर से मतलब एक घंटे में 60 पेज पढ़ रही है और शाम के टाइम में वो 100 पेज पढ़ देती है। ठीक है, मतलब ये चाल और स्पीड जैसा क्वेश्चन हो गया एक। ठीक है, जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो मेरा कितना हो जाएगी? 5/3 घंटा समय लेती है। इसी प्रकार शाम का भी मैं ऐसे निकाल लूंगा। शाम का देखो 40 पेज प्रति घंटे के हिसाब से वो 100 पेज कवर कर रही है। तो इसकी मैं स्पीड निकाल लूंगा, तो कितनी कितनी स्पीड से पढ़ रही है वो, तो स्पीड से कितनी स्पीड से पढ़ रही है, तो समय में निकाल लूंगा, टाइम निकाल लूंगा। 100 में से अगर आपको 40 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा मेरा? ये आ जाएगा मेरा 5/2 घंटा के हिसाब से वो पढ़ रही है। तो देखिए इसको मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि यहीं पे सोल्व हो जाए। अब देखना, आगे देखना। अब मुझे क्या करना, अगर इस दोनों टाइम को मैं जोड़ लूँ, इस दोनों टाइमों को अगर मैं जोड़ लेता हूँ, देखिए क्या बोला है कि तो उसकी पेज प्रति घंटे की औसत दर बतानी है। देखो जोड़ने का तरीका बताता हूँ। देखो 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया मेरा? 6 हो गया। अब देखो क्या करना है, या तो आप देखो 3 का अगर आप 6 में भाग देते हो, ऐसे तो बच्चे भाग देते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, सीधा आपको करना है कि 5 को एक बार 3 से मल्टीपल करो, 5 को एक बार 2 से मल्टीपल करो, दोनों को मल्टीपल करके योग कर दो, ऊपर वही आपकी वैल्यू होगी। तो मैं ऊपर 10, एक बार 5 को 3 से किया तो 15, एक बार 2 से किया तो 10, 15 10 कितना होता है? 25 होता है। कितना हो गया? 25/6 हो गया। ठीक है, तो अब देखो कुल पेज कितने हो गए? देखो 100 तो यहाँ पे पढ़े दोपहर में और 100 आपको शाम पढ़े, तो कुल पेज कितने हो गए? 200 पेज हो गए। अब देखिए कुल 200 पेज हो गए, तो इस 25/6 के बराबर कितना पेज हो गया? 200 पेज पढ़ रही है इस स्पीड से, तो मैं कुल औसत मुझे मिल जाएगा। तो क्या होगा, 1 मिनट की जो मैं वैल्यू मुझे मिल जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, देखो या तो यहाँ से सीधा कर दीजिए, 25 घंटा कितना होता है? 200, और ये कितना होगा? 6 8 6 48, और यही मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो अगर समझ जाओ तो एक लाइन में आंसर है, अगर ना समझो तो आप 50 पेज भी भर दोगे तो भी आपका आंसर नहीं आने वाला है। बोला कि एक जहाज में जो तट से 55 किलोमीटर दूरी पर है। देखो आप क्वेश्चन के एंड तक पहुंच जाओगे लेकिन लास्ट में आंसर निकालने में आप गलती करोगे। देखो मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड भी अलग लिया है और कलर भी अलग दिया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, दिमाग की बत्ती गुल करने वाला प्रश्न है। समझ जाओगे तो आप देखो ऊपर तो आप निकाल लोगे लेकिन नीचे होगी दिक्कत। कैसे होगी देखना। एक जहाज में जो तट से 55 किलोमीटर की दूरी पर था, एक छेद हो गया जिसे 6 मिनट में 2 टन पानी अंदर आने लगा। जहाज को डुबोने के लिए 80 टन का पानी काफी होगा, परंतु जहाज के पंपों द्वारा 1 घंटे में 12 टन पानी बाहर फेंका जा सकता है। तो बताइए कि जहाज को किस औसत गति से चलाया जाए जिसे जहाज उस समय तट पर पहुंच जाए जब डूबना शुरू हो जाए। मतलब कोई एक जहाज है और वो समुद्र के बीच में है और उसका जो किनारा है ना वो 55 किलोमीटर दूर पर है। क्या होता है कि जहाज में अचानक एक छेद हो जाता है और उस छेद छेद होने से क्या होता है कि 6 मिनट में 2 टन पानी क्या आता है? अंदर आता है। और अगले ने बोला कि अगर उसमें 80 टन पानी आ जाएगा तो जहाज डूब जाएगा। और फिर क्या होता है कि उस जहाज में इस समस्या से बचने के लिए मोटर लगी होती है। वो मोटर क्या करती है कि 1 घंटे में 12 टन बाहर निकाल देती है। तो देखो उस जहाज को किस स्पीड से हम भगाएं कि देखो कि पानी आए उसको मोटर भी निकाल दे। मतलब अनुपात बराबर रहना चाहिए आपका, ताकि वो टाइम पे 55 किलोमीटर की दूरी
वो सीधा इतनी मतलब जितना वो पानी जितना आए ना, मतलब निकाल जो पानी आ रहा है और जो निकाल रहा है वो एक बार एक ऐसा टाइम होगा कि जहाँ पर क्या होगा, आने वाला पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी निकालने वाले पानी से। ठीक है, तो किसी स्पीड से हम जहाज को भगाएं कि वो जल्द से जल्द उस किनारे पे पहुंच जाए, यही आपको पूछा है, मतलब उसे चाल पूछा है। तो ध्यान से देखना इस पे, देखो प्रश्न कितना हार्ड है। देखो अगर आप एक्स मान के सोल्व करोगे तो इस प्रकार के प्रश्न में आपका एक पेज पूरा खराब होगा। ध्यान से देखना, बहुत शानदार तरीके से मैं इसका आंसर बता रहा हूं आपको। देखो 6 मिनट में 2 टन पानी आपका अंदर आता है, कन्फर्म है। देखो 6 मिनट में, चलिए मैं एक बार इसको छोटा कर दूं कि आपको प्रश्न आपने समझ लिया होगा। चलिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ और इसको मैं मिटा देता हूँ जो भी है। चलिए अब देखना कि 6 मिनट में 2 टन पानी अंदर आता है। ठीक है, अब आगे देखना, तो 1 मिनट में कितना टन पानी अंदर आएगा। अगर मैं इस 2 में से अगर 6 का भाग दे दूं तो क्या मुझे मिल जाएगा। तो 1 मिनट में कितना टन पानी अंदर आएगा, 1 मिनट में मैं निकाल लूंगा तो कितना हो जाएगा। अगर इस 2 में मैं 6 का भाग दे दूं, देखो समझाने के लिए, लेकिन आपको एग्जाम में ये भी नहीं करना है कि 1 मिनट में इतना निकलेगा, डायरेक्टली 6 मिनट से सीधा आपको 1 घंटे का निकालना है, क्योंकि दिमाग में कैलकुलेशन आपको करनी है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा भाई, 1/3 टन आता है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं 1 मिनट का निकाल लिया तो मैं 1 घंटे का भी निकाल सकता हूँ। तो 1 घंटे में कितना टन पानी अंदर आएगा, 1 घंटे में अगर मैं इस 1/3 को 60 से मल्टीपल कर दूं तो मुझे 1 घंटे का मिल जाएगा 20 टन। ठीक है, अब देखिए, अब मोटर, जहाज के अंदर एक मोटर लगी हुई है जो 1 घंटे में कितना टन पानी बाहर निकालती है, 12 टन। अब मुझे एक बात बताइए कि जो, देखो 1 घंटे में 20 टन पानी अंदर आ रहा है और मोटर 12 टन पानी बाहर निकाल रही है, तो देखो सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि अब जहाज में कितना टन पानी बच रहा है, 8 टन पानी बच रहा है। तो जहाज में जो शेष पानी बच रहा है आपका, जो शेष पानी बच रहा है वो कितना बच रहा है, मेरे पास में 8 टन पानी बच रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको 8 टन मिल गया तो आप इसको अब सोल्व भी कर लोगे। देखो इतना तो प्रश्न में आपको दे रखा था, मैंने वैसे वैसे इसको सोल्व कर दिया। दिमाग वाली बात तो अब आएगी। ठीक है, अब मैं क्या कर लूंगा, सीधा यहां से मैं क्या करता हूं, अब देखिए प्रश्न में क्या बोला है कि जहाज को डुबाने के लिए 80 टन काफी है, मतलब 8 टन पानी बच रहा है। देखो 8 टन पानी आपका बच रहा है और जहाज को डुबाने के लिए 80 टन पानी काफी है। तो मुझे इसको मतलब औसत निकालने के लिए क्या करते हैं कि उसका औसत है ना, उसमें उस संख्या का भाग दे देंगे तो मुझे औसत मिल जाता है। तो मतलब ये कितने का मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल, सॉरी 8 के मान 10 का मल्टीपल है। ठीक है, अब देखिए मतलब इसकी जो मुझे वैल्यू है 10 मिल गई। अब देखो जहाज मतलब समुद्र के बीच में खड़ा है, मतलब 55 किलोमीटर दूरी पर खड़ा है, तो मुझे भाई 10 टन पानी आता रहेगा पर घंटे के हिसाब से। तो 55 किलोमीटर दूरी मतलब वो जहाज डूबेगा नहीं। तो अगर उसमें इसका मैं 10 का भाग दे दूंगा तो क्या मुझे उससे चाल मिल जाएगी। जी हाँ, तो इसमें भाग देंगे तो भाई देखो उसको 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से मुझे उस जहाज को रेल बनाना पड़ेगा, मतलब भगाना पड़ेगा। मतलब उसको किस स्पीड से भगाना पड़ेगा कि वो 1 घंटे में 5-5.5 किलोमीटर दूरी तय करे, तब तो आपका जहाज नहीं डूबेगा। अगर आप इसे नीचे चलाते तो वो आपका जहाज डूब जाएगा। चलिए ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी थर्ड है ना, 5.5, तो ये थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन में इतना ही काफी है, आपका औसत चैप्टर कंप्लीट होता है।